नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, हम PGCIL जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज का टॉपिक होने वाला है सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फायर वी हैव टू यूज। बिजली की आग के मामले में हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, फायर के 5 प्रकार होते हैं या 5 क्लासेस होती हैं। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास K। इलेक्ट्रिकल फायर क्लास C में आता है। दोस्तों, जो भी विद्युत से आग लगती है वो क्लास C में आती है। अब इसको बुझाने के लिए हम नॉर्मल लिव किट का या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा मटेरियल यूज नहीं कर सकते जो बिजली को कंडक्ट करता हो। इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल फायर को कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, जिसे CO2 शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बुझाते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस नॉन कंडक्टिव होती है और ये जल्दी से भाप में परिवर्तित होकर खत्म हो जाती है। इसी वजह से दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल फायर में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको 5 सिलेंडर दिख रहे होंगे। जो फायर कपड़ों में, लकड़ी में, रबड़ में, पेपर में, प्लास्टिक में लगती है वो क्लास A फायर होती है। क्लास B फायर होती है आपकी मेनली गैस, पेट्रोल, केरोसिन, जो भी ऑयली मटेरियल होता है वो क्लास B फायर में आता है। C फायर में इलेक्ट्रिकल फायर आता है एंड D फायर में कंबस्टेबल मेटल आते हैं। जो भी मेटल आग पकड़ ले वो क्लास D में आते हैं। और जो क्लास K फायर है वो किचन फायर होती है। दोस्तों, इसका एक टेबल है जिससे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके इस टेबल को आप पूरा चेकआउट कर लेना। इसमें क्लास गिवन है, डिस्क्रिप्शन गिवन है, इसके एग्जाम्पल और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हमें यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम क्लास C पढ़ रहे थे। क्लास C फायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगती है, जैसे कि कोई अप्लायंसेस हो गई, वायर होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए। और जो रिकमेंडेड एक्सटिंग्विशर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई केमिकल और नॉन कंडक्टिव फॉर्म। तो ये इसके एग्जाम्पल है जिससे हम आग बुझा सकते हैं। सो दोस्तों, इस टेबल को आप जरूर चेकआउट करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू। सर की सुरक्षा किसके माध्यम से की जाती है। बहुत सिंपल है, सर की सुरक्षा हम हेलमेट की मदद से करते हैं। और ये हेलमेट, ये गॉगल्स, ग्लव्स किस में आते हैं दोस्तों, ये PPE किट में आते हैं, जिसे बोला जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। दोस्तों, क्वेश्चन जरूर सरल हो सकता है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ साथ कई सारे और क्वेश्चन को भी इसमें कवर करेंगे। दोस्तों, ये एक डायग्राम है, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हेलमेट है सर की प्रोटेक्शन के लिए, फॉर हेड प्रोटेक्शन। गॉगल्स आई प्रोटेक्शन के लिए, जब कोई डस्ट आ जाए या कोई ऐसी जगह हम कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो तो हम वहाँ पे गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये वेल्डिंग गॉगल्स भी हो सकते हैं दोस्तों, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। गॉगल्स की जगह हम वेल्डिंग शील्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लव्स आपके हैंड प्रोटेक्शन में आते हैं। ये आपको केमिकली प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं किसी लैब में, या जब कभी हम कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का काम कर रहे हो तो हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ग्लव्स को भी पहनते हैं। ये मास्क हो गया दोस्तों। अधिकतर मास्क हम लेबोरेटरी में पहनते हैं ताकि कोई भी हम केमिकल को इनहेल ना करें। दोस्तों, शूज आते हैं फुट प्रोटेक्शन में, यानी कि पाँव के बचाव के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पाँव के ऊपर गिर सकता है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा स्लिपरी हो, तो उस कंडीशन में हम प्रॉपर फुट प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। और इस पैंट को बोलते हैं दोस्तों चैप पैंट्स। ये भी एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का पार्ट है। दोस्तों, एक और टेबल यहाँ पे गिवन है जहाँ पे आपको टाइप ऑफ प्रोटेक्शन दिया हुआ है और ये किस में आपका बचाव करते हैं और कौन सी PPE किट उसमें यूज होती है। सो दोस्तों, वीडियो पॉज करके आप इस टेबल को एक बार जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। विद्युत सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है, A, सेफ्टी ग्लास मस्ट बी worn, B, electrically insulated shoes should be worn, C, both A and B, D, neither A nor B। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का सबसे मुख्य पहलू क्या है कि हम ये मान के चले कि जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उनमें बिजली का प्रवाह हो रहा है। अगर हम ये स्टैंडर्ड मान के चलेंगे दोस्तों, तो आप कभी भी किसी भी सर्किट को हल्के में नहीं लेंगे। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि हम किसी सर्किट पे काम कर रहे हैं, उस टाइम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन काम करते करते ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगी, तो उस केस में भी कई लोगों की जान गई है। तो हमें सबसे पहले यही मान के चलना है कि हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए हम सेफ्टी ग्लास को पहन सकते हैं, सेफ्टी शूज का होना जरूरी है, सेफ्टी मैट्स भी आती हैं दोस्तों जो आपको इलेक्ट्रिकली प्रोटेक्ट करती हैं। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड शूज और ग्लव्स भी आपको इस्तेमाल करने चाहिए। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यू टू टेम्पररी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, अस्थायी विद्युत संयोजन के कारण डैश होता है। आपके ऑप्शन से A, इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, B, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, C, नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल फायर, D, एनी ऑफ दी अबव। देखिए, टेम्पररी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हम कहा करते हैं जहाँ पे हमें अस्थायी रूप से बिजली चाहिए होती है, जैसे कि कोई पार्टी हो गई। यहाँ शादी में आपने देखा होगा ज्यादातर
ज्यादातर हम अस्थायी विद्युत संयोजन का इस्तेमाल करते हैं और इनका जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं बहुत लो क्वालिटी का होता है। जैसे तैसे हम वायर ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस केस में भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे होते उस समय दोस्तों। तो उस केस में इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्पार्क जनरेट हो सकता है, ओवरलोडिंग हो सकती है, इंसुलेशन फेलियर हो सकता है, ओवर हीटिंग हो सकती है। तो ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फायर जनरेट या इलेक्ट्रिकल फायर लग सकती है। और अस्थायी विद्युत संयोजन के क्या क्या मुख्य कारण होते हैं? एक होता है इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन, हम सही तरीके से सर्किट को नहीं सेटअप करते हैं वहाँ पे। पुअर क्वालिटी मटेरियल, ज्यादातर अस्थायी विद्युत संयोजन में हम अच्छे क्वालिटी का मटेरियल नहीं यूज करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए हमने कहीं एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आउटसाइड दी एरिया करा हुआ है और यहाँ पे हमने कहीं 2 वायर को जोड़ा हुआ है, और इन केस अगर बारिश आ जाए तो उस केस में शॉर्ट सर्किट का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड लास्ट इज ओवरलोडिंग। हम एक ही सर्किट में कई सारे कनेक्शन दे देंगे दोस्तों, तो ओवरलोडिंग हो सकती है जिससे आपके वायर का पूरा इंसुलेशन खराब हो जाएगा और जिससे इलेक्ट्रिकल फायर जनरेट हो सकती है। तो इसके कुछ पॉइंट थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है द सेफ मैक्सिमम करंट दैट कैन पास कंटिन्यूअसली विदाउट ओवरहीटेड इज कॉल्ड एज। अति तापन के बिना लगातार प्रवाहित होने वाले अधिकतम सुरक्षित विद्युत धारा को डैश कहा जाता है। अति तापन के बिना लगातार प्रवाहित होने वाले अधिकतम सुरक्षित विद्युत धारा को दोस्तों करंट रेटिंग कहा जाता है। दोस्तों करंट रेटिंग ये दर्शाती है कि एक डिवाइस कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को झेल सकता है विदाउट ओवर हीटिंग और एनी कंपोनेंट डैमेज। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इक्विपमेंट या किसी भी अप्लायंसेस की करंट रेटिंग को डिफाइन करना। आपने कई सारे स्विचेस में देखा होगा, उनकी रेटिंग्स आती हैं। 1 एम्पेयर का स्विच, 2 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 8 एम्पेयर। जैसे अगर हम मान के चले कि हम 1 एम्पेयर का स्विच यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्विच 1 एम्पेयर के करंट को मैनेज कर सकता है। अगर हमने करंट यहाँ पे 1.5 एम्पेयर दे दिया तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये स्विच जल जाए ओवर हीटिंग की वजह से। तो ये करंट रेटिंग दर्शाती है। फ्यूज रेटिंग दर्शाती है कि कितना करंट एक फ्यूज को मेल्ट कर देगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द रोल ऑफ क्लास ए एक्सटिंग्विशर। वर्ग ए शामक की क्या भूमिका है? देखिए क्लास ए एक्सटिंग्विशर कहाँ का यूज होते हैं दोस्तों? वुड, पेपर, क्लोज, प्लास्टिक जो जनरल इक्विपमेंट होते हैं वो क्लास ए फायर के प्रकार होते हैं। इनको बुझाने के लिए या तो हम ड्राई केमिकल का यूज करेंगे या फिर हम वाटर का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है रिप्लेस पावर स्ट्रिप इलेक्ट्रिकल कोर्स व्हेन। पावर स्ट्रिप तारों को कब बदला जाता है? ऑप्शन नंबर ए यू चेंज योर स्मोक अलार्म बैटरी, बी दे शो एनी साइन ऑफ डिस्कलरेशन, सी दे हैव बीन ऑन द फ्लोर फॉर मोर देन अ मंथ, डी यू हैव यूज्ड एवरी आउटलेट ऑन देम। दोस्तों डिस्कलरेशन जिसे हम मलिनता बोलते हैं, ये एक दृश्य संकेत होता है जिससे हम देख के हम बता सकते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी एक वायर डैमेज है या नहीं है। मान के चलिए एक वायर है और ये वायर इस एरिया से थोड़ा सा बर्न हो चुका है या थोड़ा सा जल चुका है, तो इस एरिया का कलर चेंज हो जाएगा या यहाँ पे कुछ ब्लैक पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे। तो आप ये देख के बता सकते हैं दोस्तों कि हमें इस वायर को रिप्लेस करने की जरूरत है, जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से या इलेक्ट्रिकल फायर से बच सके। तो पावर स्ट्रिप को कब बदलना चाहिए? जब हमें कोई भी मलिनता या डिस्कलरेशन नजर आए। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्लो साइन शो अबाउट। आपके ऑप्शन है ए मैंडेटरी साइन, बी कॉशनरी साइन, सी इंफॉर्मेशन साइन, डी पुलिस सिग्नल। जो आपको साइन दिया गया है दोस्तों ये मैंडेटरी साइन के अंडर में आता है, यानी कि ये साइन अनिवार्यता को दर्शाता है। जैसे कि इसमें ग्लव्स बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। बिना ग्लव्स पहने आप उस जगह पे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और टेबल गिवन है, अलग अलग साइन टाइप हैं, उसके क्या क्या कलर होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या है। मैंडेटरी साइन का कलर होता है ब्लू, इसका मीनिंग होता है अनिवार्यता मस्ट बी फॉलोड। एग्जाम्पल वेयर सेफ्टी ग्लासेस, आपको सेफ्टी ग्लासेस पहनना अनिवार्य है। प्रोहिबिशन साइन का कलर होता है रेड, इसका मतलब आप वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं उस जगह पे, जैसे नो स्मोकिंग। वार्निंग साइन का कलर होता है येलो, इसका मतलब है यहाँ पे कोई खतरा है या हमें थोड़ा केयर के साथ यहाँ पे काम करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल वेट फ्लोर। इमरजेंसी का साइन होता है ग्रीन, ये कोई भी एक इमरजेंसी इंफॉर्मेशन या इक्विपमेंट के बारे में बता सकता है, जैसे कि फायर एग्जिट। इंफॉर्मेशन का कलर होता है ब्लैक ऑन व्हाइट, ये कोई भी इंस्ट्रक्शन दर्शाता है, जैसे फर्स्ट एड किट। फायर सेफ्टी का साइन होता है रेड और ये कोई एक फायर सेफ्टी इक्विपमेंट हो सकता है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर
ट्रैफिक फ्लो का साइन होता है ब्लू और व्हाइट, जो ट्रैफिक प्रणाली को दर्शाता है या किस जगह पे रोड 1 वे है 2 वे है, फॉर एग्जांपल 1 वे। केमिकल रेडियोलॉजिकल का सिग्नल है येलो ब्लैक, और ये साइन जहाँ पे रेडियो एक्टिव हैजार्ड होता है वहाँ पे ये साइन दर्शाया जाता है। इसका एग्जांपल है बायो हैजार्ड। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एज पर द गाइडलाइन ऑन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE 5 शोज, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पर दिशा निर्देश के अनुसार PPE 5 डैश को दर्शाता है। दोस्तों एक और टेबल आपको यहाँ पे देखना है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको टेबल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए और ज्यादा अच्छे से आप कंपेयर कर सके। तो PPE के अलग अलग प्रकार होते हैं, हम इसको इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये हेलमेट PPE 1 में आता है, सेफ्टी फुटवेयर PPE 2 में आता है दोस्तों, मास्क PPE 3 में आता है, जो भी सांस लेने से संबंधित इक्विपमेंट होगा वो PPE 3 में आएगा। PPE 4 में ग्लव्स या हैंड प्रोटेक्शन आता है, PPE 5 में आई प्रोटेक्शन आती है, PPE 6 में आपकी क्लोथिंग आती है, PPE 7 में ईयर प्रोटेक्शन आती है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और PPE 8 में यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट लगी होती है, हार्नेस लगी होती है, वो PPE 8 में आती है। सो दोस्तों ये PPE किट के प्रकार होते हैं या उनके नंबर डिफाइन होते हैं। तो इस टेबल में यही सब दिया हुआ है। अभी हमसे क्वेश्चन में कौन सी PPE का पूछा था, PPE 5 का पूछा था, और PPE 5 किस में आता है दोस्तों, आई प्रोटेक्शन में आता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, कार्मिक सुरक्षा कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए कीप द मशीन क्लीन, बी कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, सी कीप द गैंग वे एंड फ्लोर क्लीन, डी कीप द टूल एट देयर प्रॉपर प्लेस। देखिए दोस्तों वर्कशॉप में सेफ्टी को 3 तरीकों से डिफाइन करा गया है। एक होती है जनरल सेफ्टी, सेकंड वन इज पर्सनल सेफ्टी एंड थर्ड वन इज मशीन सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी के अंदर क्या क्या आते हैं दोस्तों, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। पर्सनल सेफ्टी यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। वियर वन पीस सूट, आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहनना है और सारे बटनों को आपको लगाना है। कीप द बटन फास्ट एंड डोंट यूज टाई और स्कार्फ्स। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वर्कशॉप में, हमें टाई पहनने की आवश्यकता नहीं है, हमें टाई नहीं पहननी चाहिए। अगर हम स्लीव को रोल कर रहे हैं तो रोल अप स्लीव्स टाइटली, अपनी कोहनी से ऊपर तक इसको रोल करना है अबव एल्बो। हमें सेफ्टी शूज को पहनना है, वेयर सेफ्टी शूज। उसके बाद और भी सारे पॉइंट है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। डोंट यूज एनी फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर कोई भी फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है। एंड मेन इज कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ही ध्यान लगाना है। एंड लास्ट वन इज डोंट ट्राई टू स्टॉप रनिंग मशीन बाय योर हैंड, हमें कोई भी चलती मशीन को अपने हाथों से रोकने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ पर्सनल सेफ्टी के पॉइंट्स हैं। इसमें थोड़े और भी पॉइंट्स आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतने ही पॉइंट अभी काफी हैं जो इसको कवर कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट के निपटान की विधि है। दोस्तों वेस्ट को निपटाने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहला है रिसाइकलिंग, जिसे पुनर्चक्रण बोलते हैं। इसमें हम वेस्ट को दोबारा अपने काम लायक बनाते हैं। जैसे हम प्लास्टिक की बोतल को दोबारा रिसाइकल करके उसके कुछ और प्रोडक्ट बना सकते हैं या उससे दोबारा बोतल बना सकते हैं, तो ये मेथड होता है रिसाइकलिंग। नेक्स्ट वन इज कंपोस्टिंग। दोस्तों ये एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस है कंपोस्टिंग। इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसे पर्यावरण खुद ब खुद डिकम्पोज कर देता है, तो ये आपका नेचुरल मेथड हो गया। थर्ड वन इज लैंडफिल, जिसका मतलब क्षेत्र भराव। इसमें हम वेस्ट को यूज तो नहीं करते हैं, लेकिन हम कई सारे बड़े बड़े इलाके में या हम किसी खुले इलाके में वेस्ट को डिस्पोज कर देते हैं। दिल्ली में आपने बहुत जगह ऐसा देखा भी होगा। फोर्थ वन इज इंसिनरेशन, जिसे भस्मीकरण भी बोला जाता है। इसमें हम वेस्ट को जला देते हैं। देन नेक्स्ट इज रीयूज, पुनः उपयोग करना। और दोस्तों भारत में हम चीजों को काफी ज्यादा रीयूज करते हैं, तो ये चीज मुझे लगता है आपको सबको पता होगी कि हम क्या क्या चीजों को अपने घरों में दोबारा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज एनिमल फीड। कुछ जो वेस्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो हम एनिमल फीड की तरह या जानवरों के चारे के लिए उपयोग में ला सकते हैं। लास्ट वन इज फायरवुड। बेसिकली ये दो मेथड कम उपयोग में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है टू अचीव द एम्परेज नेसेसरी फॉर फायर अलार्म बैकअप, बैटरी शुड हैव टू बी वायर्ड इन। फायर अलार्म में विद्युत प्रवाह के लिए बैकअप बैटरी को डैश में लगाया जाता है। दोस्तों बैटरी को या तो हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, या सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करें तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, सीरीज में करंट तो सेम रहेगा बट वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगर हमें वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत होती तो हम बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बढ़ाना है, यहाँ पे एम्परेज बढ़ाना है, यानी कि हमें करंट को बढ़ाना है। तो अगर हमें करंट को बढ़ाना है
तो हम बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जब हम बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उस केस में दोस्तों आपके वोल्टेज तो सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन करंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन इज द कॉज ऑफ हैजार्ड इन पर्सनल सेफ्टी। व्यक्तिगत सुरक्षा में खतरे का कारण कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए लॉन्ग हेयर, बी सेफ्टी बूट्स, सी बटन फास्टेंड, डी स्लीव टाइटली रोल्ड। देखिए पर्सनल सेफ्टी में हम कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें कवर कर चुके थे। एक और पॉइंट था उसमें जो मैंने वहां पे कवर नहीं करा था, वो था कट दी हेयर शॉर्ट। हमें बालों को छोटे रखने की जरूरत है और काम करते समय हमें कोई भी घड़ी, चेन या अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। तो ये इसके 2 एडिशनल पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिए। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये टेबल भी आपको गिवन है दोस्तों, इस टेबल को आप एक बार जरूर चेक करना। इसमें कैटेगरी, जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी यहाँ पे गिवन है, ये किस चीज पे फोकस करते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। सो दोस्तों आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है विच टर्म इंडिकेट द नीटनेस एंड क्लीननेस ऑफ वर्क प्लेस इन 5S कॉन्सेप्ट। 5S अवधारणा में कौन सा शब्द कार्यस्थल की परिशुद्धता और साफ सफाई को दर्शाता है? देखिए 5S कॉन्सेप्ट जापानीज द्वारा बनाया गया है। इसमें 5 S होते हैं। एक होता है शॉर्ट, सेकंड वन इज सेट, शाइन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन। इनके मतलब क्या क्या है इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। शॉर्ट्स का मतलब सीधा सीधा ये हुआ दोस्तों कि हम जो भी अपने डेस्क पे या स्टोरेज एरिया में कोई भी अननेसेसरी चीज है उसको हम तुरंत हटा दें। सेकंड वन इज सेट, हम काम करते समय चीजों का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन काम करने के बाद हम चीजों को उसके स्थान पर रख दें, ये होता है सेट। थर्ड वन इज शाइन। शाइन का मतलब हुआ दोस्तों क्लीनिनेस, यानी कि साफ सफाई। अगर आपको कोई भी गंदगी दिखती है तो आप उसको तुरंत साफ करवाइए या आप उसे खुद साफ कीजिए। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये हुआ कि कंपनी के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। एंड सस्टेन का मतलब ये हुआ कि जो भी रूल्स हैं, शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज, इसको आपको फॉलो करना है और इनका मंथली इंस्पेक्शन या ऑडिट होना चाहिए। सो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। तो नीटनेस को दिखाने के लिए कौन सा एस यूज होता है? वो होता है दोस्तों आपका शाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है बिलो साइन शोज। नीचे दिया गया चिन्ह क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शन है ए डू नॉट एक्सटिंग्विश विद वाटर, बी नेकेड फ्लेम प्रोहिबिटेड, सी रिस्क ऑफ फायर, डी रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। दोस्तों ये वाला साइन अक्सर आपको पेट्रोल पंप के आसपास देखने को मिल जाएगा। यहाँ ये ऐसी जगह मिलेगा जहाँ पे आग का खतरा काफी ज्यादा हो। एंड इस साइन का मतलब होता है नेकेड फ्लेम प्रोहिबिटेड, यानी कि आप आग नहीं जला सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द इंडस्ट्रियल वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अपशिष्ट के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है ए कॉटन वेस्ट, बी मेटल चिप्स, सी ऑयली वेस्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इंडस्ट्रियल वेस्ट कई प्रकार के हो सकते हैं। एक कॉटन वेस्ट भी हो सकता है जो ज्यादातर कपड़ा मिल से आपको देखने को मिलेगा। दूसरा होता है मेटल चिप्स जो मेटल इंडस्ट्री से ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। थर्ड वन इज ऑयली वेस्ट, जो भी वेस्ट किसी मशीन से निकल रहा है या किसी व्हीकल से निकल रहा है या कोई भी अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकल रहा है, उसे ऑयली वेस्ट के अंडर में आता है। और अदर वेस्ट होते हैं दोस्तों जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वेस्ट, जैसे कि हम कोई पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वेस्ट ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों तीनों ही प्रकार इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट मटेरियल आर यूज्ड टू मेक इंसुलेटेड पीपीई ग्लव्स फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क। विद्युत कार्य के लिए डिजाइन किए गए पीपीई में विद्युत रोधी दस्ताने किससे बनाए जाते हैं? देखिए वुड भी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, रबड़ भी होता है, स्टील कंडक्टिंग होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। प्लास्टिक भी आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो ये 3 आपके पास इंसुलेटिंग मटेरियल गिवन है, लेकिन हमें ग्लव्स किस तरह के चाहिए? जो फ्लेक्सिबल हो। प्लास्टिक इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ना ही वुड होता है, लेकिन ग्लव्स आपका काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ही अच्छा इंसुलेटर भी होता है। तो रबड़ की मदद से हम इलेक्ट्रिकल ग्लव्स को बनाते हैं। और ग्लव्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे टाइप ए ग्लव्स, टाइप बी ग्लव्स या टाइप 2 ग्लव्स इसे कह सकते हैं। ये नॉर्मल ग्लव्स होते हैं या नेचुरल ग्लव्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो टाइप 2 ग्लव्स होते हैं वो केमिकल सेफ्टी भी आपको प्रोवाइड करते हैं। सो ये ग्लव्स के अलग अलग टाइप होते हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर इलेक्ट्रिकल फायर टू ऑकर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय आग लगने का मुख्य कारण होता है? ए शॉर्ट सर्किट, बी ट्रांसफॉर्मर, सी वोल्टेज, डी करंट।
दोस्तों विद्युत आग लगने के दो मुख्य कारण होते हैं, एक होता है ओवरलोडिंग या ओवरलोड एंड सेकंड वन इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट ज्यादातर ओवरलोड की वजह से ही होता है। हम एक और चीज ऐड कर लेते हैं, जो हम अस्थायी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जोड़ते हैं उससे भी विद्युत आग लगने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, द ओनली थिंग दैट कैन कीप यू सेफ कंसिस्टेंटली इज, आपको निरंतर सुरक्षित रखने वाली एकमात्र चीज क्या है? आपको निरंतर सुरक्षित रखने वाली एकमात्र चीज होती है आपका एटीट्यूड। आप किसी भी काम को किस वे में लेते हैं। अब मान के चलिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप पीजीसीआईएल की तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट का एटीट्यूड क्या होगा कि यार अभी तो 1 महीना बाकी है, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, हम 10 दिन में कवर कर लेंगे, हम 20 दिन में कवर कर लेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट का एटीट्यूड होता है नहीं, हम आज से इसको तैयारी करते हैं और हम इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने परफॉर्मेंस को जज करेंगे। तो ये है एटीट्यूड। हर स्टूडेंट का अलग एटीट्यूड होता है और यही एटीट्यूड आपका करियर डिफाइन करता है। जो मैंने पहले एटीट्यूड का एग्जांपल दिया, अगर आप उस एटीट्यूड से काम करोगे तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि आप सक्सेस करो। लेकिन जो आपको मैंने दूसरे एटीट्यूड का एग्जांपल दिया था उसमें आपको सक्सेस शायद थोड़ी लेट मिले, लेकिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर हम इसको काम के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपका एटीट्यूड काम के लिए भी सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसकी पूरी गाइडलाइन को फॉलो करें, सारे वार्निंग साइन देखें और अपने आप को सेफ रखें। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में हम ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।